20th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 21 टू 20 का जो 5th पार्ट है, यानी पहले पार्ट से 5वें पार्ट तक क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें आपको देने हैं। पढ़ते हैं जल्दी जल्दी इसको क्या लिखा है। ए सोलेनोइड इज ए लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ वायर थ्रू विच करंट इज रन इन द ऑर्डर टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। मैं साथ में डायग्राम भी बनाता हूँ। सोलेनोइड जो होता है कार से आप वाउंड करते हो, पता है तो क्या बन जाती है, वो सोलेनोइड बन जाती है। और इसके अंदर जब आप कोई रोड रखेंगे इस प्रकार से, इसके अंदर आप कोई रोड रख देंगे तो उस रोड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इसमें यहाँ तक ये बोला गया है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड इज द सुपरपोजिशन ऑफ द फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द ईच कॉइल। जैसे आपके पास अलग अलग कॉइल्स बनती हैं, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सभी मिलकर एक सोलेनोइड बनाती है। तो इन कॉइल्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सुपर इम्पोज होके, और ये आपका ये जो है इसके एक्सिस के अलोंग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। इट इज़ नियरली यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। इसको अंडरलाइन करके रखेंगे कि सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, ये यूनिफॉर्म होता है। एंड क्लोज टू जीरो आउटसाइड इज सिमिलर टू द फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट हैविंग द नॉर्थ पोल एट वन एंड एंड द साउथ पोल ऑफ द अदर एंड। मतलब यहाँ पे एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और एक तरफ क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। एक तरफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और एक तरफ क्या बन जाएगा, साउथ। बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, जिधर करंट फ्लो करेगा उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ बन जाएंगे। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन दिस सोलेनोइड इज डिपेंडेंट ऑन दी फ्यू फैक्टर्स सच एज। किन किन फैक्टर्स पे करता है, इनको अंडरलाइन करके रखें। सच एज करंट के ऊपर डिपेंड करता है, कॉइल में कितना करंट जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, और उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड इन द researcher while doing the experiment to see the variation of the magnetic field with respect to the current in the solenoid। करंट का और उसका मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन द ग्राफ अटैच्ड इज मिली टेस्ला। मिली टेस्ला के अंदर यूनिट है, एंड द करंट इज गिवन इन एम्पियर। वैसे जो ये छोटी यूनिट दे रखी है मिली टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आप याद कर लेना, टेस्ला होती है। क्या यूनिट होती है, टेस्ला, TESLA। ओके, ये ग्राफ है। ये आंसर देने, पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे हम। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन द लीनियर सोलेनोइड। सोलेनोइड में कौन सी एनर्जी बनती है, देखो सोलेनोइड को हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की। यहाँ इस डायग्राम को देखो, इसको, इस डायग्राम को, इसमें हमने क्या करी, सोलेनोइड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, और उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म बना। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कौन सा आंसर होना चाहिए, मैकेनिकल टू मैग्नेटिक गलत है, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बाकी सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 20th क्वेश्चन हुआ। 20 का सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड दिस सोलेनोइड। तो सॉफ्ट आयरन बार रखेंगे तो द बार विल इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग इन शॉर्ट सर्किट। गलत है। बार विल मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज ए करंट इन द सर्किट। इस पे विचार करते हैं, अगला देखते हैं पहले। द बार विल मैग्नेटाइज परमानेंटली एंड द बार विल नॉट अफेक्टेड बाई एनी मीन। ये गलत है, C और D गलत है। परमानेंटली नहीं होती, टेम्परेली होती है। इफेक्ट वाला बोलता है, ये भी गलत है। ए वाला भी गलत है। इसका मतलब सही आंसर कौन सा है, सही आंसर आपका है द बार विल मैग्नेटाइज्ड एज लॉन्ग एज देयर इज ए करंट इन द सर्किट। जब तक सर्किट में करंट रहेगा तब तक ये मैग्नेटाइज्ड रहेगी। तो आंसर बी इज करेक्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनोइड आर सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। सिंपल सी बात है, हमने वहाँ पे अंडरलाइन भी किया था कि बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ये। नेक्स्ट देखते हैं 5वां पार्ट। आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्राफ को देख लो पहले ध्यान से। ग्राफ को देखते तो हमें पता चलता है जब हम करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है B वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, करंट के है। करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। स्ट्रेट लाइन आ रही है इसका मतलब। तो देखिए क्या क्या एनालाइज किया स्टूडेंट्स ने। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोलेनोइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। गलत है। अभी अभी मैंने देखा डायरेक्टली है, तो एक एनालाइजेशन गलत है। दूसरा देखते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर वाला सही है। हम रफ निशान लगा रहे हैं, आंसर तो हमें नीचे से ये पॉइंट दे रखे ना, यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। थर्ड में देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। गलत है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता। इसका फॉर्मूला वैसे ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे जो B जो है I के प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होता। पांचवा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। ये भी गलत है, करंट पे इंडिपेंडेंट नहीं, करंट पे डिपेंड करता है। तो इनमें से कौन सा ठीक है? ABCD स्टेटमेंट दे रखे हैं, सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो सही आप क्या देखेंगे, आपका इनमें से 2 वाला ठीक आया। 2 वाला कौन सा है? D में, तो D। तो आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का 5वां पार्ट। फ्रॉम द ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्राफ से देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर करंट में 0.8 एम्पीयर लेता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड 13 मिली टेस्ला है, तो उसके लिए मुझे ग्राफ देखना पड़ेगा। 0.8 क्या? 0.8, तो 0.8 की ये लाइन है, यहाँ पे ये है 0.8, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ये तो 12 है। नहीं 12 यहाँ, ये नहीं है, ये नहीं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 0.8 यहाँ गया, 0.8 गया इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ से जब इधर करता हूँ ये आया यहाँ पे, तो बिल्कुल 13 आया ना। कितना है ये? 13 है। तो इसका मतलब ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया, आंसर यहीं पे ठीक हो गया। और बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक मिलेगा। फॉर लार्जर करंट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नॉन लीनियर, गलत है क्योंकि लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो B वाला गलत है। C में फॉर द करंट ऑफ 0.8 द मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3, ये भी गलत है, 1.3 नहीं है। कितना है ये? 13 है। कितना है? 13 है, 1.3 नहीं है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं D वाला, देर इज नॉट एनफ इन्फॉर्मेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू 0.8 पे, ये भी गलत है। एनफ इन्फॉर्मेशन तो है हमारे पास, ग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी। ओके ठीक है, तो ये 20th क्वेश्चन भी हुआ। 20th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? A। इसमें से उसके बाद जो फिजिक्स के क्वेश्चन आगे आते हैं वो देखते हैं। फिर आपके पास फिजिक्स का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है देखिए, इसमें लिखा है ए स्टूडेंट ऑब्जर्व द अबो फिनोमिना इन दिस लैब एज वाइट लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म अमोंग मैनी अदर कलर्स ही ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ द 2 कलर्स रेड एंड वायलेट। रेड का वायलेट का उसने ये देखा यहाँ पे। व्हाट इज द फिनोमिना कॉल्ड, इस फिनोमिना का नाम बताओ, इस फिनोमिना का नाम बताओ, क्या नाम है? तो क्या नाम होता है इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन के कारण ही लाइट जो है ना इस प्रकार से कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं फिनोमिना को। तो एक क्वेश्चन का जवाब हमें मिला। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर द वायलेट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट। वायलेट लाइट ज़्यादा बेंड क्यों होती है, रेड लाइट कम बेंड क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है? और उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। उसका रीज़न ये है, प्रिज्म ऑफर लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू वायलेट लाइट देन रेड। मतलब रेड लाइट से वायलेट लाइट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा मिलता है, यानी मैं ये लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट, hence velocity of violet light is less than velocity of रेड लाइट। और जिसकी वेलोसिटी जितनी कम होगी उसकी बेंडिंग उतनी ही
ज़्यादा होगी। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 25th क्वेश्चन का। अब देखते हैं हम आगे अगला क्वेश्चन 26th क्वेश्चन देखते हैं। 26th क्वेश्चन क्या है, ये एक डायग्राम दे रखा है आपके, जैसे ये ए पॉइंट है और इधर से करंट जा रहा है इस साइड में, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है ये, और इस प्रकार से सर्किट पूरा हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये आपके पास गिवन है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए स्टूडेंट हैज़ टू रजिस्टर 2 ओम, यानी एक तो 2 ओम का रजिस्टर है, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये 2 ओम का नहीं है, उसके पास और कोई 2 रजिस्टर हैं, एक उसके पास रजिस्टर है ये 2 ओम का और एक उसके पास है 3 ओम का। ही हैज़ टू पुट वन ऑफ दैम इन प्लेस ऑफ RS2, ये जो 2R का रजिस्टर है, 2R वाला, यानी ये जो रजिस्टर है इसको हटा के इसकी जगह वह रखना चाहता है, 2 को रखे या 3 को रखे, वो कन्फ्यूज़न में है कौन सा रखे उसे नहीं पता। द करंट दैट सी नीड्स इन द इंटायर सर्किट इज एग्जैक्टली 9 एम्पियर, लेकिन उसे ये पता है कि सर्किट में उसका जो करंट आए आई बराबर आए वो 9 एम्पियर आए, 9 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं आना चाहिए ना कम आना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन से को वो सिलेक्ट करे वो आपको देखना है। देखो बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब रजिस्टेंस, इसका मतलब ये जो R2 रजिस्टर है ये तो अनसर्टेन हो गया ऐसे, है ना, इस रजिस्टर का उसे नहीं पता कि उसे क्या मानना है, ओके। लेकिन उसे एक बात पता चल गई कि जो करंट है ना उसका, करंट उसका 9 एम्पियर है, क्वेश्चन में दे रखा है 9 एम्पियर करंट, देखो ये लिखा हुआ, करंट उसका 9 एम्पियर है, और वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट है, ओके। रेजिस्टेंस का उसे पता नहीं, एक रेजिस्टेंस पता है 4 ओम का, दूसरे रेजिस्टेंस का नहीं पता, वो पता करना है कि वो 2 होगा या 3 होगा, ओके ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपके पास फार्मूला होता है I इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर ओम्स लॉ से। तो V की वैल्यू आपके पास कितनी है 12 डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ से जो R की वैल्यू हो जाएगी V डिवाइड बाई आई कितना 9, और ये वैल्यू आपके पास होगी 4 डिवाइडेड बाई 3 ओम, यानी रजिस्टेंस 4/3 ओम होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो R1 रजिस्टेंस है और R2 रजिस्टेंस है ये पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं ये दोनों रजिस्टेंस हैं ये। तो पैरेलल में अगर रजिस्टेंस कनेक्टेड हों तो उनका कम्बिनेशन का रजिस्टेंस कितना निकलता है, पैरेलल कम्बिनेशन वो मैं वो निकाल लेता हूँ। 1/R इज इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2, है ना, और 1/R इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई R1 कितना है, R1 है 4 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 का पता नहीं उसे कन्फ्यूज है, तो उसको मैं क्या मान लूँ, x मान लूँ, ओके ठीक है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 1/R इज इक्वल टू आपके पास आया, एलसीएम इधर आया 4x, और ये आपके पास बन गया x प्लस 4, ओके। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास r की वैल्यू आएगी, वो आएगी 4x डिवाइडेड बाई x प्लस 4, 4x डिवाइड बाई x प्लस 4, और r आ कितना रहा है आपके पास, r आना चाहिए 4/3। अगर 9 एम्पियर का करंट है तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4/3। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ r की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई x प्लस 4, 4 कैंसिल 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 3x, और 4 इज इक्वल टू 3x माइनस x, और 4 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2, मतलब जो अननोन रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए 2। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा 2 ओम, उसको लगाना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो जैसे मैंने सोल्व किया है इसको आप ध्यान से देख लें, यहाँ से पूरा इतना सॉल्यूशन जो है इसके अंदर आपको, ये जो सॉल्यूशन है पूरा, ये जो सॉल्यूशन है इतना आपको इसमें करना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर कौन सा है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का। 33 का क्वेश्चन है, क्या है 33 का क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज 1.33, यानी वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वाटर का विद रिस्पेक्ट टू म्यू एयर इज इक्वल टू 1.33 गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, डायमंड का म्यू, इसको मैं पेपर पे ले लेता हूँ,
कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कोई भी। पेपर पे ले लेता हूँ मैं इसको। देखो क्या लिखा है इसमें, लिखा है म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू म्यू एयर इज इक्वल टू 1.33 है, एंड म्यू डायमंड विद रिस्पेक्ट टू म्यू एयर जो है वो है 2.42, ये लिख रखा 2.42, ये गिवन है आपको। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड, किस में ज़्यादा फास्ट करेगी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होता है वहाँ पे फास्ट होती है। क्यों होती है, देखिए फॉर्मूला देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है म्यू का वो c डिवाइडेड बाई वी होता है, c डिवाइडेड बाई वी। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हम देखते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी v इन वाटर इज फास्टर देन डायमंड। ये इसका आंसर आपको लिखना है। ओके, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। डायमंड का वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखना है, वाटर लिखना है ना। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, डायमंड का है 2.42 और वाटर के रिस्पेक्ट में बताना है तो वाटर का है 1.33। इसको आप सोल्व कर लें, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आए वही इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें फिजिक्स का, वो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इन गिवन सर्किट ए बी सी एंड डी आर 4 लैंप, ए बी सी डी 4 लैंप आपके पास, ए बी सी और डी ये 4 लैंप हैं, जैसे ए बी सी और डी 4 लैंप है ना, कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ द 60 वोल्ट, 60 वोल्ट की एक बैटरी है, उसके साथ ये कनेक्ट कर रखे हैं। अब बोलता है कि एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एनालाइज करना है सर्किट, आपको पहले ध्यान से देख लो और क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या आंसर देना है, इसने कहा कि व्हाट काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन आर द लैंप्स अरेंज्ड इन, यानी बल्ब कैसे अरेंज किए गए हैं, ये सीरीज़ में अरेंज हैं या पैरेलल में अरेंज हैं, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से देखो, सीरीज़ और पैरेलल का आपको एक आइडेंटिफिकेशन बताया था। सीरीज़ में क्या होता है, जैसे कोई एक है, ये मैं रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले लेता हूँ ना, बल्ब में भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, पहला, फिर उसके आगे दूसरा, फिर उसके आगे तीसरा, फिर उसके आगे चौथा, यानी 1 बाई 1 सारे जुड़े होते हैं तो सीरीज़ होता है ना। और अगर जैसे इस प्रकार से हैं, सभी का एक पॉइंट एक जगह जुड़ रहा है, दूसरा पॉइंट दूसरी जगह कनेक्टेड है, तो वो पैरेलल होता है। तो ये जैसे 1 2 3 और 4 हैं, इनका एक पॉइंट तो सभी का एक जगह कनेक्टेड है, देखो कॉमन है, सभी का एक वायर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पॉइंट सभी का कॉमन है, दूसरी जगह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कैसा कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन है आपका पैरेलल। तो इसका आंसर में क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखते पैरेलल। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर अबू आंसर व्हाट आर द एडवांटेज एनी टू ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंप्स। इस लैंप्स की कॉम्बिनेशन की कोई एडवांटेज बताओ। एडवांटेज तो क्या बताएंगे, फिर एडवांटेज तो देखो आपको पैरेलल की एडवांटेज क्या होती है, पैरेलल की एडवांटेज एक तो ये है कि सभी को बराबर पोटेंशियल मिलेगा। पहली एडवांटेज क्या है, आपको लिख लेना इसको, कि सभी को पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। और दूसरी एडवांटेज ये है कि जिस बल्ब को हम चाहेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा केवल ए बल्ब है, ए वाला जो बल्ब है सिर्फ वही ऑन हो, तो हम इस सर्किट को ऑन कर देंगे, तो ए ऑन रहेगा, बाकी ऑफ रहेगा। यानी हम यहाँ पे एक लाइन में आंसर लिखेंगे, वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ एनी बल्ब एज अवर रिक्वायरमेंट, है ना। तो दो बेनिफिट इसके हुए, पहला बेनिफिट क्या हुआ कि सभी को बराबर पोटेंशियल मिलेगा, और दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ एनी बल्ब एज अवर रिक्वायरमेंट। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या पूछा गया है, पार्ट नंबर 3 में, एक्सप्लेन विद द प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैंप ग्लोज द ब्राइटेस्ट।
सबसे ज़्यादा जो ब्राइटनेस है वो कौन से बल्ब की होगी? तो ब्राइटनेस जो है ना वो एक प्रकार से इसके अक्रॉस जो हीट है उसके ऊपर होगी, और हीट का जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू वो होता है I²RT, यानी जिसका फिलामेंट ज़्यादा ग्लो करेगा वो ज़्यादा ब्राइट होगा। I², अब देखो सभी के लिए अलग अलग आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। I²RT होता है, तो R तो यहाँ पे किसी भी बल्ब का दिया हुआ नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं, इधर लेके चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेपर पे अलग से लिखते हैं। बल्ब ए है, ए को करंट मिला 3 एम्पियर, मैं सभी का करंट ले लेता हूँ ना। बी को करंट मिलता है 4 एम्पियर, सी को करंट मिलता है 5 एम्पियर और डी को करंट मिलता है 3 एम्पियर। ठीक है, पोटेंशियल सभी का बराबर है। वी सभी का कितना है 60 वोल्ट, वी सभी का कितना है 60 वोल्ट। अब हीट प्रोड्यूस निकालते हैं। हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू I²RT। अब R मुझे पता नहीं है ना, तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है। R इज इक्वल टू आपके पास V डिवाइडेड बाई I होगा, तो R को रिप्लेस कर सकते हो V अपॉन I से, तो फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू I²V डिवाइडेड बाई I एंड इंटू T। I से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, H इज इक्वल टू VIT, यानी ये हीट होगी। और ये जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, जिसकी भी ज़्यादा होगी उसी की क्या होगी, ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, टाइम में सभी के लिए बराबर मान लेता हूँ। मान लीजिए सेम टाइम के लिए सारे जले, तो सभी के लिए अलग अलग निकाल लेता हूँ मैं। HA, ए की हीट कितनी हो जाएगी, HA हो जाएगी 60 इंटू 3 इंटू T, दैट इज इक्वल टू हो गया 180 T। हीट ऑफ B कितनी हो जाएगी, बी की हीट हो जाएगी, बी का करंट है 4, तो हो जाएगा 60 इंटू 4 इंटू टी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 टी हो जाएगा। और एच सी इज इक्वल टू, सी का करंट कितना है 5 एम्पियर है, तो 60 इंटू 5 इंटू टी, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 300 टी हो गया। और डी के लिए 60, करंट कितना है इसका 3 एम्पियर, 3 इंटू टाइम टी कितना हो गया 180 टी। तो देखो हीट सबसे ज़्यादा किसकी है, ये 300 टी, और जिसकी हीट ज़्यादा है ब्राइटनेस भी उसी की ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन होगा, मोर ब्राइट कौन होगा, मोर ब्राइट होगा बल्ब नंबर डी वाला बल्ब होगा। और फिर कहा है फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो कैसे बताओगे रेजिस्टेंस तो दिया हुआ ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप एक बात ध्यान देंगे, तो जैसे ए वाला बल्ब है उसका करंट दे रखा है 3 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। वोल्टेज कितनी है ए वाले की, वोल्टेज है 60, तो ओम्स लॉ होगा V इज इक्वल टू IR, तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, यानी RA बराबर कितना हो जाएगा V डिवाइडेड बाई I, यानी 60 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 20 ओम। उसी प्रकार से RB कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 15 ओम। और RC कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई करंट कितना है 5 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 12 ओम। एंड RD कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। तो मेरे पास सभी का वैल्यू आ गया है करंट का, रेजिस्टेंस का। और नेट रेजिस्टेंस पूछा है ना, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो पैरेलल है ये, है ना। तो पैरेलल में आप निकाल लो। अब पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है मैं यहीं पे लिख देता हूँ। पैरेलल का जो फॉर्मूला आपको पता है 1/RP इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 4 है ना ये, तो दैट इज इक्वल टू 1/R1 मतलब ए वाला 20, 1/20 प्लस कितना हुआ 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/ कितना 20। यहाँ पे इसका एलसीएम लेना और इसको आप सोल्व कर देना, वहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे खुद। और इसमें सेकंड पार्ट में ऑप्शन दे रखा है और वाला, उसमें क्या कहा है कि PQ इज़ द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द
फिगर बिलो, ये फिगर दे रखा है ना, इसमें पी क्यू एक कंडक्टर है, करंट की डायरेक्शन दे रखी है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई इट एट द पॉइंट्स आर एंड एस। देखिए ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन गिवन है। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल में आपको पता है थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो करंट ऊपर की तरफ है तो थंब को ऊपर की तरफ कर लेंगे। जो राउंड फिंगर्स होंगी, जिसमें मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे इधर है करंट ऊपर की तरफ है तो फिंगर्स को अगर आप राउंड करोगे तो फिंगर ऐसे राउंड होने वाली है। तो फिंगर को राउंड करोगे तो आप देखोगे यहाँ तो फिंगर ऐसे जा रही है, इधर फिंगर ऐसे जाने वाली है। तो इधर तो जो यहाँ जो डायरेक्शन होने वाली है वो आएगी आउट टू पेज, और यहाँ जो आएगी वो आएगी इन टू पेज। अपनी फिंगर्स को देखना आप कि यहाँ तो फिंगर्स पेज के अंदर जाती हुई हैं और यहाँ फिंगर पेज से बाहर आ रही है, तो ये आउट टू द पेज है, इधर क्या है, इन टू द पेज। तो हम बोल देंगे कि आर पे जो है, आर कौन सा है, आर ये, तो ये पोजीशन हो जाएगी आर पे हो गया आउट टू द पेज, और ये जो एस है एस पे होगी आउट टू द पेज और आर के ऊपर होगी इन टू द पेज। ओके, और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, गिवन R1 ग्रेटर देन R2, यानी ये जो डिस्टेंस है R2 और R1 ये गिवन है, यानी R1 ज़्यादा है R2 कम है। वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर, गिव रीजन। तो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड होगा एस के ऊपर। एस के क्यों होगा, बिकॉज इट इज़ नियरर टू द कंडक्टर, क्योंकि जो बी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी बी उतना ही कम होगा, तो इसकी डिस्टेंस कम है इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड वाला, इफ़ द पोलरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स्ड हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड। कैसे चेंज हो जाएगी, अगर पोलरिटी को चेंज कर दूंगा, अगर हम पोलरिटी को चेंज कर देंगे तो इस कंडक्टर में इस प्रकार से करंट डाउनवर्ड हो जाएगा। करंट कैसे हो जाएगा, डाउनवर्ड, पहले तो ऊपर की तरफ जा रहा था ना, पोलरिटी बदलते ही करंट नीचे की तरफ हो जाएगा। तो थंब, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो अब हमारा थंब नीचे की तरफ है, तो राउंड फिंगर्स जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो राउंड फिंगर्स इस प्रकार से लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन भी पहले की कंपैरिजन में रिवर्स होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गया है, रिवर्स होने का मतलब है कि पहले इस पॉइंट के ऊपर वो था आउट टू द पेज, तो अब हो गया इन टू पेज। और ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे पहले इन टू पेज था, तो यहाँ पे अब हो गया आउट टू पेज। ओके, और लास्ट वाला जो पार्ट है, एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कौन सा रूल है ये, उस रूल को एक्सप्लेन करना है, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल। और इसमें जो थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को, है ना, और जो फिंगर्स होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, राइट हैंड थंब रूल में क्या करता है, इफ वी होल्ड अवर राइट हैंड सच दैट थंब इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन राउंड फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके पास इसका राइट हैंड थंब रूल हो जाएगा। ओके, इसको अच्छे से आप याद कर लेना, लिख लेना। और ये क्वेश्चन नंबर लास्ट ही था ना, 36 क्वेश्चन था ये, इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे पास फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में है हम बायोलॉजी का सॉल्यूशन करेंगे, और उससे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे।